आज हम लोग टेस्ट सीरीज 144 के क्वेश्चन आंसर के बारे में आज हम लोग पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आंसर की टेस्ट सीरीज 144। इसका अर्थ ये हो जाता है कि ये जो है आंसर की है। जब भी हम टेस्ट लेते हैं तो उसमें होता क्या है कि एक जो पीडीएफ भेजते हैं उसमें हाईलाइटेड नहीं होता है, वो केवल टेस्ट जो है बनाने के लिए होता है। और ये दूसरा वाला पीडीएफ जो भेजते हैं जो आपके सामने है, इस पर आंसर की लिखा रहता है। इसको देख करके अपना कॉपी को चेक करना होता है। ठीक, चलिए दूसरे आगे बढ़ते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं या पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चाहे आप एलडीसी, जे, एडब्ल्यूएम, एएमई, एडीएमई, मैकेनिकल डिपार्टमेंट का कोई भी आप पीडीएफ यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं तथा अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है नॉर्थर्न रेलवे अजमेर डिवीजन का यह क्वेश्चन है और यह एग्जाम जो है 29/9/2024 को एग्जाम हुआ था। ठीक है, चलिए देर ना करते हुए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का वीडियो जो है बहुत ही मतलब कि रोमांच होने वाला है, पूरा हम डिटेल में बताने वाले हैं, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहेंगे। अगर आप नए हैं तो 100% सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देर ना करते हुए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। जब आपको अच्छा लगेगा अपने आप सब्सक्राइब कीजिएगा या लाइक कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि प्राथमिक रख रखाव एक प्रकार का क्या है। प्राथमिक रख रखाव जो है एक प्रकार का जो है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो है ये है। ठीक, 2 नंबर में है यदि रोल लिंक के साइलेंट ब्लॉक को एक तरफ स्थानांतरित कर दिया जाए तो मतलब कि क्या होगा, रोल लिंक में क्या होगा, तो कह रहा है कि मस्ट बी रिप्लेस्ड, मतलब कि उसको बदलना पड़ेगा। ठीक है ना। देखिए रोल लिंक जो है सेंटर को वहीं पकड़ के रखता है। ठीक ना, रोल लिंक जो है देखिए एक होता है ट्रैक्शन, यहाँ पर जैसे हम एलएचबी कोच में यहाँ पर सेंटर इस टाइप से होता है, यहाँ तो आपको ट्रैक्शन जो है ट्रैक्शन लगता है, लेकिन ऊपर में जो बोलिस्टर जो ऊपर से रखा जाता है तो बोलिस्टर से लेकर के बोलिस्टर को बोगी फ्रेम से जो है इसको जोड़ता है। समझे कि नहीं समझे। अगर इसमें का जो लिखा है अगर साइलेंट ब्लॉक जो है एक तरफ स्थानांतरित हो जाए तो फिर क्या होगा, तो ये जो है आपको जो है ऊपर पोलिस्टर जो रखा हुआ है वो जो है मतलब कि इसका लॉन्जिट्यूडनल या आगे पीछे कहने का तात्पर्य है कि ये मुड़ने लगेगा और आपको जो है मतलब कि बैलेंस सही नहीं रहेगा या खतरा हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसको बदलना जरूरी हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे 3 नंबर में लिखा है यदि ट्रैक्शन लीवर साइलेंट ब्लॉक एक तरफ शिफ्ट हो जाए तो फिर क्या होगा, तो वही बात होगा, उसको भी आपको बदलना पड़ेगा। आपको अभी हमने बताया कि सेंटर जो होता है इसमें ट्रैक्शन रड जो है दोनों तरफ जाता है और यहाँ पर सेंटर जो है ऊपर आकर के मतलब कि इसमें फिट होता है। तो अगर सेंटर ब्लॉक का यहाँ जो बीच में एक रबड़ जो होता है वो इधर उधर अगर घिसक जाए तो फिर मतलब कि या सेंटर का जो है बैलेंस जो है बिगड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको भी बदलना जरूरी हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीका से 4 नंबर में कह रहा है कि बोगी फ्लेक्सी काइल स्प्रिंग प्रदान किया गया एल्युमिनियम ब्रांड इंगित करता है। आप लोग जो है अगर बोगी शॉप में होंगे तो वहाँ जो है आपको कॉइल स्प्रिंग जो प्रयोग करते हैं इस तरह, तो वहाँ पर एक सामने जो है एल्युमिनियम का जो है स्टिकर टाइप का चिपका रहता है। एल्युमिनियम का स्टिकर टाइप का चिपका रहता है, तो उससे वह किस लिए होता है, तो यहाँ पर देख लीजिए ए नंबर में कि अलाइनमेंट डेविएशन की दिशा, अर्थात जब हम बोलिस्टर स्प्रिंग को रखते हैं तो उससे हमको दिशा का इंगित होता है, उसको बाहर की तरफ हम रखते हैं। किधर रखते हैं, बाहर की तरफ उसको हम लोग रखते हैं। जो आउटर वाला को आ जाओ, जो इनर वाला जो होता है इनर वाला स्प्रिंग उसमें भी आपको एल्युमिनियम का ब्रांड इंगित रहता है, तो उसको अंदर में करते हैं। समझ रहे हैं ना। जब इसको हम कॉइल स्प्रिंग को जब हम बोगी पर रखेंगे तो अपने तरफ यानी बाहर की तरफ रखेंगे, यानी बड़े वाला स्प्रिंग जो होगा आउटर स्प्रिंग, इनर स्प्रिंग होगा उसमें जो है एल्युमिनियम वाला जो होगा वो अंदर की तरफ रहेगा। तो ये एल्युमिनियम का जो टेप टाइप का जो स्टिकर टाइप का चिपका रहता है वो दिशा को इंगित करता है, यानी अलाइनमेंट डेविएशन दिशा को इंगित करता है। ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि
फिएट बोगी फ्लेक्सी काइल स्प्रिंग प्रदान किया गया कॉपर बैंड, देखिए इसमें कॉपर का भी रहता है, समझे कि नहीं समझे, ऊपर एल्युमिनियम का भी रहता है और कॉपर का भी रहता है। तो कॉपर वाला क्या करता है, स्टेट लोड के तहत स्प्रिंग की लंबाई और अलाइनमेंट डेविएशन का मान जो है, जो कॉपर वाला जो होता है, यह इंगित करता है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन है यहाँ पर, आप इसको ध्यान में रखेंगे और हो सके तो कॉपी कलम लेकर के लिखते चलेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि फिएट बोगी का डैम्पर का टेस्टिंग किसके दौरान किया जाता है। तो देखिए SS1, देखिए होता है SS1 SS2 SS3। ठीक है, तो SS1 SS2 SS3, तो SS1 में जितने भी डैम्पर लगाए जाते हैं वो जो है टेस्टिंग किया हुआ रहता है, अर्थात वो जो है मतलब कि पुराना डैम्पर उसमें लगता है। लेकिन SS2 और SS3 में जो डैम्पर जो लगता है शॉक एब्जॉर्बर, वो न्यू, यानी न्यू का हम लोग प्रयोग करते हैं, नया डैम्पर का प्रयोग करते हैं। लेकिन SS1 में जो डैम्पर जो लगा रहता है उसमें टेस्टिंग किया हुआ पुराना लगता है, क्योंकि SS1 हम जानते हैं कि ये जो है मतलब कि 18 माह में अर्थात 1.5 साल में इसको वापस आना है। ठीक है, SS1 SS2 SS3, ठीक ना। तो हम SS1 SS2 SS3 के बारे में भी हम आगे बता देंगे, क्वेश्चन मिलेगा तो। ठीक है, टोटल हम बताएंगे, आप घबराइए नहीं। देखिए 7 नंबर में क्या कह रहा है, 7 नंबर में कि फिएट बोगी पर कर्व रोल का कार्य है। फिएट बोगी में, रुक जाइएगा थोड़ा सा पेंसिल, हाँ, फिएट बोगी पर कर्व रोल का कार्य क्या है। ठीक है, तो इसका देखिए बी नंबर में आंसर है कि बोगी को के ज्यादा घूमने से रोकने के लिए, बोगी को ज्यादा घूमने से रोकने के लिए जो है हम लोग फिएट बोगी को कर्व रोल में मतलब कार्य करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करें कि इस क्वेश्चन है आपको, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि एलएचबी कोच में अंडर स्लग वाटर टैंक की क्षमता कितना होता है। देखिए वाटर टैंक की क्षमता, इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन आता है कि एलएचबी कोच में अंडर स्लग वाटर टैंक की क्षमता, और दूसरा होता है कि पानी की जो टंकी होता है वह कितने प्रकार का होता है और कितना लगा रहता है। ठीक है, तो अंडर वाटर स्लग टैंक जो है इसके बारे में आप समझिए कि यहाँ पर तो लिखा है 685 लीटर का। ठीक है ना, और इसमें आपके क्वेश्चन में है कि अधिकतम क्षमता कितना होता है। तो अधिकतम क्षमता 685, यानी 685 लीटर का जो है दो टैंक लगा रहता है, और एक टैंक लगा रहता है 450 लीटर का। ठीक है, एक टैंक लगा रहता है, और ओवरहेड अर्थात छत में जो है एक इमरजेंसी के लिए 30 लीटर का एक टैंक लगा रहता है पानी का। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर एक टैंक, ठीक, तो अगर हम देखें कि यह कितने प्रकार का हुआ, तो एक 30 लीटर वाला हुआ, और एक 685 लीटर वाला हुआ, और एक जो है 450 लीटर वाला हुआ, अर्थात ये जो है टैंक जो है 3 प्रकार का, यानी कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। लेकिन टैंक कितना हो गया, तो 30 लीटर वाला एक तो हो गया, 685 लीटर वाला दो हो गया, और 450 लीटर वाला एक हो गया, यानी टोटल जो है 4 टैंक का हम लोग प्रयोग करते हैं। 4 टैंक हो गया। अगर टाइप्स पूछे मतलब कितने प्रकार का है, तो ये जो है 3 प्रकार का होता है। ठीक है ना, इसे आप ध्यान में रखेंगे और कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि किस प्रकार के धागे अर्थात थ्रेड में सूती धागे की तुलना में अधिक ताकत होती है और इसलिए टाँके खुलने की संभावना मतलब कम हो जाती है। तो नायलॉन का जो होता है, नायलॉन वाला, यह सूती की तुलना में मजबूत होता है। जब थ्रेड पर जब हम किसी भी नट बोल्ट को टाइट करते हैं तो ये फटता नहीं है और अच्छे तरीका से पकड़ बनाता है। ठीक है, तो नायलॉन का जो है कपड़े का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि पीवीसी फ्लोर शीट की मोटाई कितना होता है, पीवीसी फ्लोर शीट की मोटाई कितना होता है। तो ये जो है आपको देखिए, अब ट्रेन में आप सफर करते होंगे तो उस पर एक जो है चटाई की भांति रबड़ का जो है पैड जो है बिछाया हुआ रहता है कालीन की तरह, उस पर जो है इस तरह तारा की तरह बूंदा बूंदा होता है। ठीक है, तो वही जो है पीवीसी का फ्लोर शीट है, उसी का मोटाई ये पूछ रहा है। ये मोटाई जो है आपको 2 mm के लगभग होता है, समझे कि नहीं समझे, ये 2 mm उसका मोटाई होता है। ये सिंपल सी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि एलएचबी कोच की छत सीट का निर्माण। देखिए ये जो टेस्ट सीरीज 144 है, समझे कि नहीं, ये 144 है, लेकिन जो अभी जस्ट पीछे जो संडे गया है उसमें हमने लिया है टेस्ट सीरीज 146। ठीक है,
अभी 146 का वीडियो नहीं बना। इसमें का क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये बहुत आदमी कमेंट कर दिया था, स्टेनिक स्टील, फेरेटिक स्टील क्या चीज़ का बना होता है। तो इसके बारे में आप डिटेल जान लीजिए ताकि फिर दोबारा आपको कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है ना। तो होता है कि साइड वाल, इंड वाल। साइड वाल और इंड वाल किसका बना होता है? एलएचबी कोच का। तो साइड वाल और इंड वाल आप, मैं इशारा में मैं बताऊंगा शॉर्टकट में, आप कॉपी में डिटेल में लिखते जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है एलएचबी कोच का साइड वाल और इंड वाल जो होता है, यह जो है फेरेटिक स्टील का बना होता है, फेरेटिक स्टील का, ठीक है। अर्थात एसएस 409, एस 409 का यह बना होता है, एसएस 409 का बना होता है। देखिए फेरेटिक स्टील, स्टेनलेस स्टील जो भी है, IRMS 41 44 जो भी है, ये सब स्टील का, स्टेनलेस स्टील का एसएस का यह प्रकार है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील का ही प्रकार है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि एसएस 409। अर्थात साइड वाल और इंड वाल जो है फेरेटिक स्टील अर्थात एसएस 409 का बना होता है। उसके बाद में आता है रूफ एंड फ्लोर, यानी छत और फ्लोर जो होता है, रूफ एंड फ्लोर जो होता है, ये जो है स्टेनिक स्टील का बना होता है। क्या चीज का? स्टेनिक स्टील का। इसमें जो होता है एसएस 304 होता है, ठीक है, एसएस 304 का बना होता है, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज 146 में जो जस्ट इस संडे को जो बैक में जो बीता है, तो उसमें जो हमने टेस्ट लिया था, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 में यही क्वेश्चन आया था कि उसकी रूफ जो है क्या चीज का बना होता है, एलएचबी का। तो रूफ जो है आपको स्टेनिक स्टील 304 का बना होता है, और ये जो है स्टेनलेस स्टील का प्रकार है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, और इसके साथ साथ एक और लिख लेंगे 304 जो स्टेनिक स्टील जो है, टॉयलेट का जो कटोरा होता है, जो हमारे कोच में टॉयलेट का जो कटोरा होता है, वो भी जो है स्टेनिक स्टील का ही बना होता है, ठीक है। हम यहाँ पर लिख देते हैं टॉयलेट, सी लिख देते हैं, आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। टॉयलेट का कटोरा भी जो है स्टेनिक स्टील 304 का बना होता है, ठीक है। तो इतना तो आप लिख लिए। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है सोल बार, सोल बार से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोल बार किसका बना होता है। तो सोल बार जो है, सोल बार जो है IRSM 41 का बना होता है, IRSM 41 का बना होता है, ठीक है। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि क्रॉस बीम ऑफ अंडर फ्रेम, ठीक है, क्रॉस बीम ऑफ अंडर फ्रेम किसका बना होता है। वहां पर आपको दो ऑप्शन आता है, क्रॉस बीम ऑफ अंडर फ्रेम में जो है आपको दो ऑप्शन में आता है। एक ऑप्शन में आता है ए वाला जो आपके सामने है, IRMS 41, और दूसरा ऑप्शन में आता है कार्टन स्टील, ठीक है, कार्टन स्टील, ठीक है। तो कार्टन स्टील देखिए यहाँ पर सोल बार वाला, देखिए दोनों चीज यहाँ पर आपको हम बता दे रहे हैं। सोल बार मुख्य रूप से तो IRMS 41 का बना ही होता है, लेकिन ऑप्शन में कहीं IRMS 41 न दे करके कार्टन स्टील दे देता है, ठीक है। और क्रॉस बीम ऑफ अंडर फ्रेम में भी यही चीज होता है कि यहाँ पर भी IRMS यहाँ पर कार्टन स्टील न दे करके आपको IRMS 41 दे देता है, ठीक है। तो देखिए अगर सोल बार पूछे कि क्या चीज का बना होता है, अगर आपके ऑप्शन में IRMS 41 है तो IRMS 41 मार दीजिएगा, ठीक है। अगर क्रॉस बीम ऑफ अंडर फ्रेम पूछे, अगर आपके ऑप्शन में कार्टन स्टील है तो मार दीजिएगा, लेकिन अगर कार्टन स्टील नहीं रहे अंडर फ्रेम वाला में तो IRMS 41 मार सकते हैं, और सोल बार वाला में भी अगर IRMS 41 नहीं है तो कार्टन स्टील मार सकते हैं। समझ रहे हैं ना। तो इस तरह आप कंफर्म हो जाएं, ठीक है। अब हम चलते हैं, एक आता है या डैम्पर, ठीक है। या डैम्पर किसका बना होता है। तो या डैम्पर जो है कास्ट स्टील का बना होता है। किसका बना होता है? कास्ट स्टील का बना होता है, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग वाला जो भी जितना बना होता है वो चीज़ सारे के सारे मैं डिटेल में मैं बता दे रहा हूँ। और एक पूछता है कि व्हील डिस्क, व्हील डिस्क जिस पर हम लोग ब्रेक लगाते हैं, तो वो जो है किसका बना होता है। तो व्हील डिस्क जो है ये जो है ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। किसका बना होता है? ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। आप लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो हमको जहां तक विश्वास है कि मैन्युफैक्चरिंग वाला जितना भी है बनने वाला, फ्लोर भी हम बता दिए आपको, फ्लोर, रूफ एंड फ्लोर, टॉयलेट का कटोरा, ये सब चीज आप नोट कर लिए, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है कि एलएचबी कोच का ब्रैकेट सामग्री। देखिए अभी हमने बताया कि एलएचबी कोच का जो यार्ड डैम्पर जो होता है वो कास्ट स्टील का बना होता है, जो ए नंबर ऑप्शन में आप देख रहे हैं, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन आ गया। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? प्रतिरोध वेल्डिंग, प्रतिरोध वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड सामग्री डैश की बनी होती है, तो कॉपर का।
ठीक है। इलेक्ट्रोड सामग्री जो है प्रतिरोध वेल्डिंग में किसका बना होता है, तो ये जो है कॉपर का बना होता है। ठीक है। तो देखिए मुख्य रूप से प्रतिरोध वेल्डिंग जो होता है एक प्रेशर वेल्डिंग होता है। ठीक है। देखिए वेल्डिंग के बाद देखिए जल्दी क्वेश्चन वेल्डिंग के बारे में नहीं मिलता है। हम देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, 14 है। ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे जगह लेंगे और जगह लेकर के हम आपको टोटल वेल्डिंग के बारे में हम सोच रहे हैं कि आपको बता दें, क्योंकि बार बार वेल्डिंग का क्वेश्चन नहीं मिलता है और वेल्डिंग जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो वेल्डिंग का मुख्य रूप से जो जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है वही मतलब कि उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे और हम यहाँ पर कहेंगे कॉपी कलम लेकर के 100% आप लिख लीजिए, क्योंकि जो चीज़ मैं अभी बताने वाला हूँ आपको हर जगह नहीं मिलेगा और इतना डिटेल में नहीं मिलेगा। ठीक है। तो हम आपको अभी बताने वाले हैं वेल्डिंग ऑफ क्वालिफिकेशन, यानी वेल्डिंग का जो मतलब कि क्लासिफिकेशन जो है किस प्रकार हम लोग बांटते हैं उसको अलग अलग, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है। तो चलिए आप क्या कीजिए कि पहले हम एक कॉपी का पेज बनाते हैं, 2 पेज बनाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपने कॉपी पलट दिया या 2 पेज हो गया। ठीक है। किस प्रकार आपको बनाना है वो भी बात बता देते हैं। ठीक है। तो मान ली कॉपी आप खोल लिए, ये दोनों पेज आपका सामने आ गया। तो यहाँ पर जो है आप इस तरह कर लीजिए, इस तरह। ठीक है। इस तरह। ठीक है। और ऊपर यहाँ पर लिख लीजिए वेल्डिंग ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है। वेल्डिंग ऑफ क्लासिफिकेशन आप लिख लीजिए। ठीक है। अब हम आपको ये समझाने वाले हैं कि वेल्डिंग कितने प्रकार का होता है, वेल्डिंग कितने प्रकार का था। ये चीज आपको कॉपी का ढांचा हमने बताया, लेकिन हम यहाँ पर बताएंगे इसमें तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हम अब स्क्रीन पर जो है अच्छे ढंग से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है। इस तरह ये वाला पेज फर्स्ट पेज में और ये दूसरे पेज में जा रहा है। ठीक ना, इस तरह करके आप बनाएंगे। यहाँ पर वेल्डिंग ऑफ क्लासिफिकेशन आप लिख लेंगे। ठीक है। तो अब देखिए वेल्डिंग कितने प्रकार के होता है, तो वेल्डिंग जो है 2 प्रकार का होता है। वेल्डिंग 2 प्रकार का होता है। एक जो होता है जिसको हम बोलते हैं प्रेशर वेल्डिंग, किस क्या बोलते हैं आप लिखिएगा भाई पूरा डिटेल में, हम जो है शॉर्टकट लिखेंगे। ठीक है। ये क्या है, प्रेशर वेल्डिंग। ठीक है। तो प्रेशर वेल्डिंग को ही हम लोग प्लास्टिक वेल्डिंग कहते हैं। ठीक है। प्लास्टिक वेल्डिंग कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, प्रेशर वेल्डिंग को ही हम लोग प्लास्टिक वेल्डिंग कहते हैं। ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि कंपार्टमेंट मतलब कि अवयव को प्लास्टिक मतलब प्लास्टिक वेल्डिंग इसको क्यों कहते हैं। देखिए कोई भी पार्ट को मतलब कि उसको उस स्टेज तक हम गर्म करते हैं जब तक कि मतलब पार्ट क्या मतलब कि लोहा। ठीक है। लोहे को उस स्टेज तक हम गर्म करेंगे जब तक कि मतलब कि वो प्लास्टिक की स्थिति में, मुड़ने की स्थिति में न आ जाए। ठीक है ना, तब जाकर के हम उसको ज्वाइंट करते हैं। ठीक है। तो आप लिखिएगा कैसे कि कंपार्टमेंट अर्थात अवयव को प्लास्टिक स्टेज तक गर्म करके प्रेशर डालते हैं और ज्वाइंट प्राप्त करते हैं, तो हम इसे प्लास्टिक वेल्डिंग कहते हैं। ठीक है। अर्थात किसी भी लोहे को आप पूरे प्लास्टिक की स्थिति तक गर्म करें फिर उसको ज्वाइंट करते हैं तो हम उसे प्लास्टिक वेल्डिंग कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप जाने, यहाँ पर हम इसके बारे में अभी हम नहीं बता रहे हैं। ठीक है। वेल्डिंग 2 प्रकार के होता है, एक होता है यहाँ पर प्रेशर वेल्डिंग और दूसरा होता है आपको प्रेशर वेल्डिंग कहिए या आपको प्लास्टिक वेल्डिंग कहिए। ठीक है। और इसको जो है इधर लिख लीजिए कि नॉन प्रेशर वेल्डिंग, इधर लिख लीजिए, इधर तो आपने लिखा प्रेशर वेल्डिंग और इधर लिख लीजिए नॉन प्रेशर वेल्डिंग। प्रेशर वेल्डिंग और नॉन प्रेशर वेल्डिंग। अब नॉन प्रेशर वेल्डिंग में कौन कौन आता है उसको हम बताएंगे, अभी इधर हम प्रेशर वेल्डिंग के बारे में आपको हम बता रहे हैं। ठीक है। तो प्रेशर वेल्डिंग जो है इसमें फीलर रड का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रेशर वेल्डिंग में जो है फीलर रड का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है। तो अभी हम आपको प्रेशर वेल्डिंग के बारे में बता रहे हैं। ठीक है। तो प्रेशर वेल्डिंग में भी 2 प्रकार का हो जाता है। ठीक है ना, एक होता है फोर्ज वेल्डिंग। फोर्ज वेल्डिंग जिसको पीट करके मतलब उसको हम लोग ज्वाइंट करते हैं। देखिए मैं नॉन प्रेशर के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं प्रेशर वेल्डिंग के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है। तो प्रेशर वेल्डिंग भी 2 प्रकार के हो जाता है। ठीक है। तो इस एक होता है फोर्ज वेल्डिंग और दूसरा होता है रेजिस्टेंस वेल्डिंग, और जिसको हम लोग प्रतिरोध वेल्डिंग कहते हैं। दूसरा होता है रेजिस्टेंस वेल्डिंग जिसको हम लोग प्रतिरोध वेल्डिंग कहते हैं। ठीक है। तो फोर्ज वेल्डिंग जो होता है अभी हमने बताया कि मटेरियल को जो है 2 जैसे पार्ट को जो है फोर्ज करके गर्म करके उसको पीट करके हम लोग उसको मतलब कि वेल्ड करते हैं या ज्वाइंट करते हैं। ठीक है। यानी फोर्ज वेल्डिंग को हम लोग सॉलिड
मतलब फेज वेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं, फोर्ज वेल्डिंग को सॉलिड फेज वेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। अब हम चलेंगे रेजिस्टेंस वेल्डिंग, क्योंकि रेजिस्टेंस वेल्डिंग से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो है मतलब कि इलेक्ट्रिक से होता है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग किससे होता है? इलेक्ट्रिक से होता है, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन आता है कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग में किस ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में जो है आपको स्टेप डाउन जो है ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कौन सा ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। अब रेजिस्टेंस वेल्डिंग भी कई प्रकार के होते हैं, समझे कि नहीं समझे? तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग भी कई प्रकार के होता है, जिसमें से इसी रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंतर्गत ही आता है। मतलब कि जो कौन कौन सा वेल्डिंग, उसको हम नाम बताएंगे, आप लिखते चलिएगा। नीचे क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। क्वेश्चन में आता क्या है कि जैसे स्पॉट वेल्डिंग दे देगा, बोलेगा कि कौन सा वेल्डिंग है, प्रेशर वेल्डिंग है कि नॉन प्रेशर वेल्डिंग है कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग है कि फोर्ज वेल्डिंग है, इस तरह आपको ऑप्शन में दे देगा, ठीक है। तो हम आपको बता रहे हैं, ये तो हमने बताया शुरू में कि प्लास्टिक वेल्डिंग होता है, एक होता है प्रेशर वेल्डिंग और एक नॉन प्रेशर वेल्डिंग। तो प्रेशर वेल्डिंग को ही प्लास्टिक वेल्डिंग कहा जाता है, और प्लास्टिक वेल्डिंग या प्रेशर वेल्डिंग को दो भागों में बांटा गया है, जो एक का नाम है फोर्ज वेल्डिंग और दूसरा का नाम है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग भी कई प्रकार का होता है। अभी हमने बताया कि इसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आप लिखिए रेजिस्टेंस वेल्डिंग में, देखिए रेजिस्टेंस वेल्डिंग यहाँ हो गया। इसके रेजिस्टेंस वेल्डिंग में एक नंबर में आप लिखिए कि स्पॉट वेल्डिंग। एक स्पॉट वेल्डिंग, ये स्पॉट वेल्डिंग कौन सा वेल्डिंग है? रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, अर्थात ये जो है मतलब कि प्रतिरोध वेल्डिंग है, ठीक है। तो स्टेप वेल्डिंग जो एक ज्वाइंट पर ज्वाइंट करते हैं या वेल्ड करते हैं, उसे हम स्पॉट वेल्डिंग कहते हैं। दूसरा में आता है सीम वेल्डिंग, जो नीचे आपको क्वेश्चन में मिलेगा, सीम वेल्डिंग। तो सीम वेल्डिंग कौन सा वेल्डिंग है? रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, ठीक है। तो सीम वेल्डिंग या सीम वेल्डिंग को और नाम से भी हम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सीम वेल्डिंग को हम लोग कंटिन्यूअस वेल्डिंग के नाम से भी हम जानते हैं, या हिंदी में उसे कहें तो लगातार वेल्डिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सीम वेल्डिंग को कंटिन्यूअस वेल्डिंग कहते हैं, और उसको एक और नाम से जानते हैं कि स्टिच स्टिच वेल्डिंग, ठीक ना। तो सीम वेल्डिंग का तीन नाम है, एक तो सीम वेल्डिंग हो गया, दूसरा नाम हो गया कंटिन्यूअस वेल्डिंग, और तीसरा हो गया स्टिच वेल्डिंग, ठीक है। तो ये चीज सीम वेल्डिंग का यह तीन नाम है, ठीक है। ऊपर में आपने देखा कि एक नंबर में हमने बताया स्पॉट वेल्डिंग, ठीक है। और एक होता है तीन नंबर में जो होता है, मैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग की बात कर रहा हूं अभी। तो तीन नंबर में होता है प्रोजेक्शन वेल्डिंग, ठीक है। प्रोजेक्शन वेल्डिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि प्रोजेक्शन वेल्डिंग कौन सा वेल्डिंग है? तो ये भी जो है एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, ठीक है। तो हम शॉर्टकट में आपको बता दिए जो मुख्य रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी हमने क्या बताया, फिर से मैं दोहरा दे रहा हूं, ठीक है। यानी वेल्डिंग दो प्रकार के होता है, प्रेशर वेल्डिंग और नॉन प्रेशर वेल्डिंग। तो नॉन प्रेशर वेल्डिंग के बारे में अभी मैं कुछ नहीं बताया। प्रेशर वेल्डिंग जो है फिर मतलब दो प्रकार के होता है। तो प्रेशर वेल्डिंग को जो है प्लास्टिक वेल्डिंग भी कहते हैं, ठीक है। प्लास्टिक वेल्डिंग का भी हमने बताया है कि वो लोहे को उस स्टेज तक गर्म करते हैं जब तक कि वो प्लास्टिक की स्थिति में ना आ जाए, नरम ना हो जाए, तब उसको हम प्रेशर डाल करके उसको ज्वाइंट करते हैं, ठीक है। ठीक। तो अब प्रेशर वेल्डिंग जो है दो प्रकार के हो गया, एक हो गया आपको फोर्ज वेल्डिंग और दूसरा होगा रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो फोर्ज वेल्डिंग से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। मटेरियल को गर्म करके उसको मतलब पीट करके फोर्ज करके हम उसको ज्वाइंट करते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस वेल्डिंग से क्वेश्चन आता है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो अभी हमने बताया कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो है इलेक्ट्रिक से होता है, उसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है। और रेजिस्टेंस वेल्डिंग कई प्रकार के होता है, स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग और प्रोजेक्शन वेल्डिंग, ठीक है। तो सीम वेल्डिंग को हम कंटिन्यूअस वेल्डिंग कहते हैं, या लगातार वेल्डिंग, या स्टिच वेल्डिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका खत्म हो गया, मतलब कि कौन सा? प्रेशर वेल्डिंग। अब हम चलेंगे नॉन प्रेशर वेल्डिंग में, ठीक है। तो प्रेशर वेल्डिंग को अभी हमने बता दिया, अब नॉन प्रेशर वेल्डिंग के बारे में हम चलते हैं। नॉन प्रेशर वेल्डिंग, ठीक है। तो नॉन प्रेशर वेल्डिंग को हम क्या बोलते हैं? इसको और एक नाम से जानते हैं, फ्यूजन वेल्डिंग के नाम से जानते हैं। इसको और किस नाम से जानते हैं? फ्यूजन वेल्डिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। नॉन प्रेशर वेल्डिंग कहिए या फ्यूजन वेल्डिंग कहिए, ठीक है। तो यह तीन प्रकार का होता है। फ्यूजन वेल्डिंग जो है यह तीन प्रकार का होता है, ठीक है। प्रथम में जो होता है, एक में जो होता है थर्मिट वेल्डिंग, लिख लीजिएगा यहाँ पर, थर्मिट वेल्डिंग होता है। और दो नंबर में यहाँ पर लिखिए कि आर्क वेल्डिंग, ARC, आर्क वेल्डिंग। और तीसरे स्थान पर होता है गैस वेल्डिंग, ठीक है। तो हम लोग
जो है फ्यूजन वेल्डिंग को ही हम लोग आर्क वेल्डिंग कहते हैं, ठीक है। अर्थात फ्यूजन वेल्डिंग के अंतर्गत ही थर्मिट वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग और गैस वेल्डिंग आता है, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे, क्वेश्चन इससे नीचे है इसीलिए मैं हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो फ्यूजन वेल्डिंग के अंतर्गत ही आता है थर्मिट वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग और गैस वेल्डिंग, ठीक है। तो थर्म क्वेश्चन आता है कि थर्मिक वेल्डिंग, इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, मात्र एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा याद रखिएगा कि यह एक कैसी प्रक्रिया है, ठीक है, या कौन सा वेल्डिंग है। थर्मिट वेल्डिंग, तो यह एक रासायनिक वेल्डिंग है, ठीक है। कौन सा वेल्डिंग है? रासायनिक वेल्डिंग है, ठीक है। उस पर लोहे का मतलब बुरादा जो है, चूर्ण जो है, महीन सा चूर्ण मतलब डाल करके फिर उसको गर्म करके मतलब फिर उसको मतलब कि क्या करते हैं, वेल्ड करते हैं। क्वेश्चन एक और आता है थर्मिट वेल्डिंग में कि कितना डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके इसको हम लोग रासायनिक प्रक्रिया द्वारा इसको वेल्ड करते हैं। तो 3000 डिग्री सेंटीग्रेड लिख लीजिएगा थर्मिट वेल्डिंग में, ठीक ना। अच्छा, अब दूसरे स्थान पर आता है आर्क वेल्डिंग, ठीक है। दूसरे स्थान पर आर्क वेल्डिंग, तो आर्क वेल्डिंग में बहुत सारा चीज है, इसी में आता है मतलब कि मेटल आर्क वेल्डिंग, ठीक है। मेटल आर्क वेल्डिंग, अब आर्क वेल्डिंग में देखिए यहाँ पर जगह नहीं है, आप लिखिएगा एक नंबर में मेटल आर्क वेल्डिंग, ठीक है। और कार्बन आर्क वेल्डिंग, टिग वेल्डिंग, आर्क स्टड वेल्डिंग, ठीक है ना, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, ये सब जो है आर्क वेल्डिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। आर्क वेल्डिंग का मतलब ये होगा कि आपको इलेक्ट्रोड को टच करते ही आग सी पैदा हो, आर्क पैदा हो, उसको आर्क वेल्डिंग हम कहेंगे, ठीक है। और एक में जो हमने लिखा कि मेटल आर्क वेल्डिंग, तो मेटल आर्क वेल्डिंग के अंतर्गत ही ये सब आ जाता है गैस वेल्डिंग, ठीक ना। गैस वेल्डिंग जिसमें हम लोग मल्टीपल जो है क्या बोलते हैं इसको, मिग वेल्डिंग, ठीक ना, मिग वेल्डिंग, MIG मिग वेल्डिंग, ये जो है सब गैस वेल्डिंग के अंतर्गत आता है। टिग वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग जो है ना, तो ये सब चीज जो है मतलब इतना आप ध्यान में रखिए कि नॉन प्रेशर वेल्डिंग या फ्यूजन वेल्डिंग के अंतर्गत जो है ये जितना जो आता है, थर्मिट वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग या गैस वेल्डिंग, ठीक है। आर्क में जितना है सब आ गया, समझ गए। तो ये चीज सब होगी आपको मतलब कि नॉन प्रेशर वेल्डिंग। तो नॉन प्रेशर वेल्डिंग के बारे में हमको जहाँ तक कि समझ गए होंगे, हमने शुरू से एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। वेल्डिंग ऑफ क्लासिफिकेशन, वेल्डिंग दो प्रकार के होता है, प्रेशर वेल्डिंग, नॉन प्रेशर वेल्डिंग। तो प्रेशर वेल्डिंग को हम लोग प्लास्टिक वेल्डिंग कहते हैं, और उसको उस स्टेज तक गर्म करते हैं जब तक कि वो प्लास्टिक की स्थिति में ना आ जाए, यानी नरम ना हो जाए, फिर उसको प्रेशर डाल करके हम लोग उसको वेल्ड करते हैं, ठीक है ना। तो प्रेशर वेल्डिंग में दो प्रकार का होता है, फोर्स वेल्डिंग और दूसरा रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंतर्गत हमने बताया कि सीम वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, ठीक ना, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, यह रेजिस्टेंस वेल्डिंग के प्रकार है, समझे कि नहीं समझे। अब दूसरा में हमने अभी बताया कि नॉन प्रेशर वेल्डिंग में जो है आपको नॉन प्रेशर वेल्डिंग या फ्यूजन वेल्डिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो यह तीन प्रकार का होता है, थर्मिट वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग और गैस वेल्डिंग। तो आर्क वेल्डिंग के अंतर्गत ही आता है जो अभी हमने बताया मेटल आर्क वेल्डिंग, ठीक है, कार्बन आर्क वेल्डिंग, ये सब जितना भी है, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, ये सब आर्क वेल्डिंग के अंतर्गत आता है। गैस वेल्डिंग में जान ही रहे हैं कि टिग मिग वेल्डिंग, ठीक है, मिग मैग जो आता है इसके बारे में भी हम आपको समझा देते हैं। चलिए, तो ये आप समझ गए। अब थोड़ा सा ज्यादा नहीं, आपको हम समय लेंगे, टिग वेल्डिंग और मिग वेल्डिंग के बारे में आपको थोड़ा सा हम समझा दे। TIG, टिग वेल्डिंग यानी टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, और एक होता है MIG, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, और एक होता है MAG, मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग, ठीक है। एक होता है टिग वेल्डिंग, होता है मिग वेल्डिंग, और तीसरे स्थान पर होता है मैग वेल्डिंग, ठीक है। तो देखिए टिग वेल्डिंग में देखिए यहाँ पर टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, ठीक है, यहाँ पर है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, मतलब कि आई जो है यहाँ पर इनर्ट गैस वेल्डिंग। तो इनर्ट के रूप में हम किस गैस का प्रयोग करते हैं, तो उसमें जो है हाइड्रोजन और हीलियम गैस का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए MAG है, इसका होता है मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग, ठीक है। तो मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग, तो एक्टिव गैस के रूप में किसका हम लोग प्रयोग करते हैं, CO2 का प्रयोग करते हैं, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। तो देखिए मिग वेल्डिंग का ही दूसरा रूप है मैग वेल्डिंग। तो देखिए मिग वेल्डिंग में हम इनर्ट के रूप में जो है हम लोग हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम गैस महंगा होने के कारण इनर्ट गैस की जगह पर जो है हम लोग एक्टिव गैस अर्थात CO2 गैस का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, ताकि हमारा कुछ बचत हो, ठीक है, इस टाइप से। ये समझ गए। और देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि किसमें
कंज्यूवल इलेक्ट्रोड का प्रयोग होता है और किस में नॉन कंज्यूवल इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो टिग वेल्डिंग, देखिए पहले हम बताएंगे मिग वेल्डिंग। तो मिग वेल्डिंग में जो है कंज्यूवल इलेक्ट्रोड का प्रयोग है। कंज्यूवल का मतलब होता है उपभोज्य, अर्थात आपका इलेक्ट्रोड जो है उसमें गलेगा, अर्थात खपत होगा, तो वो हो गया आपको मिग वेल्डिंग। ठीक है, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग या मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड जो है खपत होता है, अर्थात खत्म होता है, तो उसमें इंग्लिश में इसी को क्वेश्चन लिख रहा है, किसमें कंज्यूवल इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। तो मिग वेल्डिंग और मैग वेल्डिंग में जो है कंज्यूवल इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है, अर्थात उपभोज्य, अर्थात खपत होने वाला इलेक्ट्रोड का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, और टिग वेल्डिंग में जो होता है नॉन कंज्यूवल इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है, जिसमें खपत नहीं होता है, क्योंकि इसका ऑप्शन फुल फॉर्म भी है कि टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। ठीक है, तो इसमें का जो इलेक्ट्रोड जो होता है टंगस्टन का होता है। ठीक है, जो जल्दी गलता नहीं है, समझे कि नहीं समझे, जो गलता नहीं है, यानी उपभोज्य नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें बोलता है कि नॉन कंज्यूवल इलेक्ट्रोड का प्रयोग हम लोग टिग वेल्डिंग में करते हैं। ठीक है, तो हमको जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे वेल्डिंग के बारे में, वेल्डिंग ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो अभी आप यहाँ आपने देखा कि प्रतिरोध वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड की सामग्री डैश की बनी होती है, तो कॉपर की बना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करें, समर्ज आर्क वेल्डिंग किस प्रकार के इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं, तो नंगी रड का। ठीक है, समर्ज आर्क वेल्डिंग। ठीक है, तो समर्ज आर्क वेल्डिंग के बारे में भी जस्ट हमने अभी बताया। समर्ज आर्क वेल्डिंग आप अभी हमने बताया कि समर्ज आर्क वेल्डिंग जो है आपको नॉन प्रेशर वेल्डिंग या फ्यूजन वेल्डिंग का यह प्रकार है। ठीक है, अर्थात यह मेटल आर्क वेल्डिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसमें जो है किस प्रकार के इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें नंगी रड का प्रयोग किया जाता है। इस पर जो है आपको रासायनिक जो है मतलब चीज जो है नहीं चढ़ा रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली से मतलब संबंधित है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसके बारे में पहले एक लाइन मैं कहना चाहूंगा। मेरा एक पीडीएफ है जो सबको भेजा गया, उस पर लिखा हुआ है डब्लू फाइनल, एफ ए फाइनल मतलब पीडीएफ। ठीक है, पीडीएफ एक पीडीएफ हमने भेजा है जो वीवीआई मॉडल क्वेश्चन बैंक जो लिखे होंगे उसके सबसे नीचे आपको लिखा होगा, पीडीएफ का नाम होगा डब्लू फाइनल पीडीएफ। डब्लू का मतलब होता है वर्कशॉप फाइनल पीडीएफ। ठीक है, तो उसी पीडीएफ में ये सब चीज दिया हुआ है, आईएसओ आरडीएसओ जितना भी है ये सब चीज दिया हुआ है। ठीक है, तो उस पीडीएफ को आप जा करके पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन तत्काल में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में हम बता देते हैं, आप जो है कॉपी कलम लेकर के आप इसे लिखते चलेंगे। तो एक क्वेश्चन तो आपको यहाँ पर सामने है कि 14,000 किससे संबंधित है, तो इन्वायर मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित है। ठीक है, आप एक नंबर हो गया, इसको एक नंबर हम लिख देते हैं। 2 नंबर में आप लिख लीजिए, एक होता है 50,000, इसमें दिया है कि नहीं, ऑप्शन नहीं दिया है। 50,000 यानी 50,000 एक, यह किससे संबंधित है, तो 50,000 एक जो है ऊर्जा मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित है, ऊर्जा से संबंधित है, किससे, ऊर्जा मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित है। और 3 नंबर में जो आप लिखिए 27,000 एक, कितना, 27,000 एक, यह किससे संबंधित है, तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, 27,000 एक किससे संबंधित है, तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित है। ठीक है, और ये 3 हो गया। 4 नंबर में आप लिखिए कि 22,000 यह किससे संबंधित है, तो यह फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित है। किससे है, फूड मतलब खाना, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित है। कौन सा, 22,000 वाला। ठीक है, और एक आता है, चलिए आप लिखते चलिएगा, और एक आता है 31,000। ठीक है, 31,000 यह किससे संबंधित है, तो रिस्क जो लिया जाता है रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित है। लिख लीजिएगा, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित है। ठीक है, जितना भी मतलब आईओ से वाला जो पूछा जाता है वो चीज हमने आपको लिखा दिया। 2-3 और क्वेश्चन है उसको भी मैं लिखा देता हूं। एक आता है, यहाँ पर दिया भी है कि यहाँ पर देखिए सी नंबर में आईएसओ 18,001, यह किससे संबंधित है, 18,001 वाला, तो ये जो है हेल्दी एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित है। 18,001 जो है हेल्दी एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित है। यह
या हेल्दी एंड सेफ्टी मैनेजमेंट के जगह पर कहीं कहीं ये भी लिख देता है कि OHSAS, ठीक है, से संबंधित है। हेल्दी एंड सेफ्टी मैनेजमेंट से संबंधित है, या उसकी जगह पर लिख देता है OHSAS से संबंधित है। तो दोनों चीज आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है 45,000, ठीक है, 45,000 एक यह किससे संबंधित है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह है व्यवसायिक स्वास्थ्य। व्यवसायिक स्वास्थ्य का मतलब ये होगा कि जो आपका व्यवसाय है, जहां आप काम करते हैं, ठीक है, तो वहीं लिख रहा है कि व्यवसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिम को नियंत्रित से संबंधित है। समझे कि नहीं समझे? व्यवसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिम को नियंत्रित से संबंधित है, यानी उसको नियंत्रित करना, यानी व्यवसायिक स्वास्थ्य, जो व्यवसाय जो कर रहे हैं उसके चलते आपके स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ी हो रहा है, बीमारी हो रहा है या घटना कोई घट रहा है, तो उसकी सुरक्षा जोखिम को नियंत्रित से संबंधित है आपको 45,000 एक। समझ रहे हैं ना? तो ये चीज आप लिख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताए हैं शॉर्टकट में, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में क्या बताया है कि हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली भारतीय रेलवे राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1951 में। ये तो जीके का क्वेश्चन है, आप याद कर लेंगे। क्या लिखा है? ग्रीन कंपनी रेटिंग सिस्टम किससे विकसित किया था? CLL, ठीक है। तो ये सब चीज जीके का क्वेश्चन है, आप रट लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर सिम बिल्डिंग का क्वेश्चन आ गया कि सिम बिल्डिंग कौन सा है, और ऑप्शन में भी देख लीजिए, आर्क बिल्डिंग, मल्टी स्पॉट बिल्डिंग, कंटिन्यूअस बिल्डिंग और यूज ऑफ फार्मिंग साउंड बिल्डिंग। तो अभी हम आपको बताया कि सीम बिल्डिंग जो है, अभी हम आपको जब बता रहे थे कि बिल्डिंग दो प्रकार के होता है। अभी जस्ट अगर आप नहीं देखो तो वीडियो बैक करके देखें। बिल्डिंग जो है दो प्रकार का होता है, यानी अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग की अगर बात करें तो दो प्रकार का होता है, प्रेशर बिल्डिंग और नॉन प्रेशर बिल्डिंग। कौन कौन सा बिल्डिंग? प्रेशर बिल्डिंग और नॉन प्रेशर बिल्डिंग, ठीक है। तो प्रेशर बिल्डिंग जो है, प्रेशर बिल्डिंग को ही हम लोग प्लास्टिक बिल्डिंग भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें भी प्रेशर बिल्डिंग दो प्रकार का होता है, अभी हमने बताया, फोर्ज बिल्डिंग और रेजिस्टेंस बिल्डिंग। नॉन प्रेशर बिल्डिंग तीन प्रकार के अभी हमने बताया, ठीक है। तो तीन प्रकार की इसमें होता है, थर्मिट बिल्डिंग, आर्क बिल्डिंग और गैस बिल्डिंग, ठीक है। नॉन प्रेशर वाला को, नॉन प्रेशर बिल्डिंग को ही हम लोग फ्यूजन बिल्डिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस बिल्डिंग के अंतर्गत जो आता है, अभी हमने बताया कि रेजिस्टेंस बिल्डिंग के अंतर्गत स्पॉट बिल्डिंग आता है। देखिए आपके ऑप्शन में स्पॉट बिल्डिंग नहीं है। स्पॉट बिल्डिंग, सीम बिल्डिंग और प्रोजेक्शन बिल्डिंग, ठीक है, ये जो है रेजिस्टेंस बिल्डिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो हमने बताया कि सीम बिल्डिंग को कंटिन्यूअस बिल्डिंग भी कहते हैं। आपके क्वेश्चन में जो है, आपके क्वेश्चन में सीम बिल्डिंग यहाँ पर रेजिस्टेंस बिल्डिंग भी नहीं दिया है, ठीक है। तो आपको सीम बिल्डिंग का दूसरा नाम है कंटिन्यूअस बिल्डिंग, लेकिन यह बिल्डिंग किस बिल्डिंग के अंतर्गत आता है? तो रेजिस्टेंस बिल्डिंग अर्थात प्रतिरोध बिल्डिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे अच्छे ढंग से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि फ्लैश बट बिल्डिंग। देखिए फ्लैश बट बिल्डिंग है क्या है? रेजिस्टेंस बिल्डिंग। फ्लैश बट बिल्डिंग जो है ये कौन सा बिल्डिंग है? या रेजिस्टेंस बिल्डिंग है। इसलिए सब चीज आप याद रखेंगे। यहाँ पर याद रखिए टीक बिल्डिंग। अभी हमने टीक बिल्डिंग और मिग बिल्डिंग के बारे में हम अभी डिटेल में बताए थे कि टीक बिल्डिंग उपयोग किए जाने वाले उपयुक्त वेल्डेड सामग्री, मतलब कि इसमें कौन कौन सा सामग्री प्रयोग किया जाता है, ये चीज बताए थे। एल्युमिनियम, स्टेनलेस स्टील और क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम, ये सब चीज का जो है प्रयोग किया जाता है, यानी ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। और निम्नलिखित में से प्रक्रिया में उपभोज इलेक्ट्रोड प्रयोग करते हैं मिग बिल्डिंग। अभी हम आपको बताए कि एक होता है टिक बिल्डिंग, दूसरा होता है मिग बिल्डिंग, तीसरा होता है मैग बिल्डिंग, MAG, ठीक है, मैग बिल्डिंग। द टंगस्टन इनर्ट गैस बिल्डिंग, तो इसमें इनर्ट के रूप में आर्गन और हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। इसमें मिग बिल्डिंग में भी MIG अर्थात मेटल इनर्ट गैस बिल्डिंग, तो इसमें भी इनर्ट गैस के रूप में आर्गन और हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन मैग बिल्डिंग में यहाँ पर है मेटल एक्टिव गैस बिल्डिंग, तो एक्टिव गैस के रूप में जो है हम लोग CO2 गैस का प्रयोग करते हैं। तो CO2 क्वेश्चन में आता है कि CO2 एक कैसा गैस है, ठीक है। तो CO2 जो है एक एक्टिव गैस बिल्डिंग है। कौन सा गैस बिल्डिंग है? एक्टिव गैस बिल्डिंग है, ठीक ना। या एक्टिव बिल्डिंग क्या बोलते हैं, एक्टिव गैस है, इस तरह भी आंसर आता है। कौन सा गैस है? तो CO2 एक एक्टिव गैस है,
ठीक है ना, समझ लीजिएगा। तो ये चीज हो गया मिग वेल्डिंग। तो मिग वेल्डिंग में अभी हमने बताया कि इसमें कंजीवल इलेक्ट्रोड अर्थात जो इलेक्ट्रोड की खपत होता है उसे हम लोग कंजीवल इलेक्ट्रोड अर्थात उपभोज इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो वो मिग और मैग में प्रयोग होता है, लेकिन टिग वेल्डिंग में कंजीवल इलेक्ट्रोड का प्रयोग नहीं होता है। उसमें टंगस्टन का इलेक्ट्रोड होता है और अलग से एक फिलर मेटर यहाँ पर देते हैं, और फिलर मेटर जो है गलता है और टंगस्टन वाला इलेक्ट्रोड जो है नहीं गलता है। ठीक है, इसीलिए इसको नॉन कंजीबल इलेक्ट्रोड कहते हैं। समझे कि नहीं समझे? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, बेल्डिंग में फ्री हीटिंग आवश्यक है। देखिए बेल्डिंग में फ्री हीटिंग जो है कास्ट आयरन में किया जाता है। ठीक है, कास्ट आयरन में जो है हम लोग फ्री हीटिंग करते हैं। अगर उसको हम फ्री हीटिंग नहीं करेंगे तो ठंडा होने के बाद में जो है, मतलब अगर फ्री हीटिंग नहीं करते हैं, उस पर आप बेल्डिंग कर देते हैं, तो बेल्डिंग से निश्चित है कि वो मेटल जो है कास्ट आयरन जो है गर्म होगा, लेकिन जब गर्म होने के बाद जब ठंडा होगा तो उसमें दरार पड़ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? इसीलिए पहले हम कास्ट आयरन को फ्री हीटिंग करते हैं, फिर उसको हम लोग वेल्डिंग करते हैं। अब उसके बाद अगर वो गर्म करने के बाद, मतलब वेल्डिंग करने के बाद ठंडा होगा तो वो नहीं क्रैक होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन में वेल्ड क्षय की घटना होती है स्टेनलेस स्टील में। वेल्ड क्षय, ठीक है, यानी वेल्ड क्षय का मतलब ये हो गया कि वेल्डिंग करने के बाद में जो गल जाता है ना, वो जो है क्षय होता है। ठेठ भाषा में आपको हम बता रहे हैं। तो ये चीज स्टेनलेस स्टील में होता है, वो गल के नीचे गिरने लगता है, चूने लगता है। प्रतिरोध वेल्डिंग दबाव जारी किया जाता है। यहाँ क्या दिया सी ऑप्शन में? वेल्ड ठंडा होने के बाद। ठीक है, यहाँ पर लिखा है प्रतिरोध वेल्डिंग में दबाव जारी किया जाता है तो वेल्ड ठंडा होने के बाद। ठीक है, आफ्टर वेल्ड कोल्ड्स, अर्थात अगर वेल्ड, हमने बताया कि प्रेशर वेल्डिंग के अंतर्गत ही, प्लास्टिक वेल्डिंग के अंतर्गत ही आता है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो है आपको इलेक्ट्रिक से यानी बिजली से किया जाता है। उसमें ट्रांसफार्मर जो प्रयोग होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, और उसमें होता क्या है कि वेल्ड करने के बाद हम उस पर प्रेशर देते हैं, यानी लोड हम देते हैं। अगर वेल्ड हम कर रहे हैं और उसी वक्त हम प्रेशर देंगे तो फिर वो टूट जाएगा। उसको प्रेशर गर्म करके उसको वेल्ड करेंगे, मतलब प्रेशर वेल्डिंग क्या होता है कि गर्म करके दो पार्टों को प्रेशर से दबा करके उसको हम लोग वेल्डिंग करते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रेशर वेल्डिंग के अंतर्गत ही आता है। तो जब वेल्डिंग ठंडा हो जाएगा तब हम उस पर लोड देंगे, नहीं तो वो टूट जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या करके रेल स्तर से बीएलसी वैगन के लिए प्लेटफॉर्म की ऊंचाई। तो ये जो दिया है बीएलसी के लिए 1009 mm होता है, ये तो सभी लोग जानते हैं। मालगाड़ी के लिए रेल स्तर से अधिकतम ऊंचाई 1105। ठीक है, तो ये सब चीज जो है नॉर्मल क्वेश्चन है, मैं बार बार इसके बारे में जिक्र करता हूं। ठीक है, यहाँ पर जगह भी है, थोड़ा सा हम बता देते हैं। देखिए अधिकतम जो होता है यहाँ पर अधिकतम होता है, या यहाँ पर लिखता है कि इम्पीटी कंडीशन। तो इम्पीटी कंडीशन में जो है या अधिकतम जो है, मतलब ऊंचाई जो है ये 1105 mm होता है। ठीक है ना, ऊंचाई अधिकतम ऊंचाई। और न्यूनतम न्यूनतम या लोडेड कंडीशन में पूछता है तो ये होता है 1030 mm। ठीक है, ऊंचाई सीबीसी का। तो इसको हम लोग हटा देते हैं तो यहाँ पर 75 आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 75 मैंने इसलिए निकाला है कि क्वेश्चन करता है कि दो, मतलब कि कोच के बीच में जो सीबीसी जो होता है या बफर जो होता है उसके ऊंचाई में अंतर कितना से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये जो होता है 75 mm। ठीक ना, 75 mm। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, रेल स्तर से बीएलसी वैगन का भी हमने बताया था। आगे बढ़ते हैं। एयर ब्रेक गुड स्टॉक में डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व का रंग कोड क्या होता है? डीबी का। तो डीबी तो काला रंग का होता है, आप जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि डीबी डीबी को और क्या कहा जाता है? तो ब्रेकिंग सिस्टम का इसको हम लोग माइंड कहते हैं, माइंड या हृदय। ठीक है, माइंड या हृदय जो है डीबी को ही कहा जाता है, क्योंकि डीबी के निर्देश से ही और डीबी के मतलब जो भी है उसी के हिसाब से या उसी के कारण ही जो भी ब्रेक व्रेक जो लगता है डीबी से ही लगता है। तो डीबी अगर हटा दे या खराब हो जाए तो आपका ब्रेक नहीं लगेगा। ठीक है, इसीलिए डीबी को अर्थात डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व को हम लोग ब्रेकिंग सिस्टम का माइंड या हृदय कहते हैं। और एक आता है डीसी अर्थात डॉट कलेक्टर। ठीक है, तो डॉट कलेक्टर को ब्रेकिंग सिस्टम का हम लोग किडनी कहते हैं, किडनी, किडनी या फेफड़ा। ठीक है,
ब्रेकिंग सिस्टम का किडनी या फेफड़ा कहते हैं, क्योंकि डीसी का कार्य है कि धूल कण को छान करके तो जाकर के हवा को एआर में भेजना या मतलब कि या डीबी को भेजना, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग डीसी को जो है, डीसी को हम लोग ब्रेकिंग सिस्टम का किडनी या फेफड़ा कहते हैं, और ये जो है डीबी डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व, ये ब्रेकिंग सिस्टम का माइंड या हृदय कहा जाता है, ठीक है। तो आप इसे समझ लेंगे। बैगन का खाली वजन कितना है, तो 27 कौन सा बैगन, थोड़ा सा टाइपिंग में गड़बड़ हो गया है। पेयर वेट ऑफ द बीसीएन बैगन, अर्थात बीसीएन बैगन के खाली वजन कितना होता है, तो 22.20 टन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गंदगी कलेक्टर को कितने समय के भीतर साफ किया जाता है, ठीक है, तो एट द आरओएच, ठीक है, एट द आरओएच मतलब आरओएच के समय, ठीक है। और ऐसे आरओएच के समय तो जो इसमें लिखा है अच्छी बात है, आरओएच के समय तो एकदम कन्फर्स मतलब कि अनिवार्य हो जाता है उसको साफ करना, लेकिन इसको मुख्य रूप से जो है 1 महीना पर जो है इसको साफ किया। यहाँ पर अगर 1 महीना रहता ऑप्शन में तो हम 1 महीना वाला मार देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको 1 महीना पर डीसी को अर्थात डट कलेक्टर को हम लोग साफ करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने बहुत चीज आपको आपके सामने रखा है, ठीक है। ऊपर हमने एक क्वेश्चन आया था आपको SS1 SS2 SS3, जिसके बारे में हमने बताया है कि हम बाद में बता देंगे। क्वेश्चन नंबर कितना था, यहाँ है क्वेश्चन नंबर 6, SS1 SS2 SS3, ठीक है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए, ज़्यादा हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि देखिए SS1 SS2 और SS3, ठीक है। तो SS1 जो यहाँ पर हम इसे पहले लिख देते हैं, 1.1/2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 6, ठीक है, 1.5 3 6, यहाँ पर लिखते हैं 6 12 और यहाँ पर लिखते हैं 24, ठीक है। अर्थात SS1 जो है 1.5 साल पर किया जाता है, ठीक है, और SS2 3 साल पर और SS3 6 साल पर, यानी 1.5 3 6, और ये 6 12 24 क्या लिखे हैं, लाख किलोमीटर, ठीक है। यानी 6 अगर किलोमीटर का हिसाब से आ जाए तो 6 लाख किलोमीटर, SS2 12 लाख किलोमीटर और SS3 जो है 24 लाख किलोमीटर, ठीक है। अगर ईयर में आपसे क्वेश्चन पूछता है तो ये जो है 1.5 3 6 यानी 1.5 साल 3 साल 6 साल, SS1 SS2 SS3, ठीक है। तो ये सब चीज आप लिख लेंगे। एक और इसमें क्वेश्चन था, कहीं शायद छूट गया है, कि इसमें था कि D1 जो है कब किया जाता है, तो D1 जो है आफ्टर एवरी ट्रिप या वीकली भी किया जाता है, ऑप्शन में था, ठीक ना। तो D1 जो है यहाँ पर हम लिख देते हैं, D1 जो है आफ्टर एवरी ट्रिप या वीकली भी होता है, लेकिन आफ्टर एवरी ट्रिप ही ऑप्शन में रहता है, मारिएगा, ठीक है। D2 जो होता है ये जो है 30 दिन प्लस माइनस 3 दिन होता है, ठीक है। और D3 जो होता है ये जो होता है 6 माह प्लस माइनस 15 दिन, ठीक ना। इस चीज आप लिख लीजिएगा, ठीक है। एक चीज आप लोग को बताने वाला हूं, जो भी हमसे जुड़े हैं, ठीक है, उन लोगों को हम बताने वाले हैं ये चीज कि हमारे मतलब कि जो भी हम टेस्ट लेते हैं वो टेस्ट वाले वो जो है, एक जिनका रोल नंबर है 406, जिनका रोल नंबर है 406, अगर वो वीडियो हमारे देखते होंगे तो आप सावधानी बरतेंगे, ठीक है। जिनका रोल नंबर है 406 नंबर, जिनका नाम है मनीष कुमार, मनीष कुमार, और ये जो है भूसावल डिवीजन से है, ठीक है। तो इन्होंने हमारे साथ क्या किया है कि इन्होंने ऑल सेट ऑल पीडीएफ ले लिए और उसको कॉपी करके सेम टू सेम, एक होता है कि चलो भाई कोई बात नहीं आप भी चलाइए, चला रहे हैं, लेकिन सेम टू सेम मेरे ही सेट का कॉपी करके, सेम टू सेम कॉपी नहीं, केवल उसमें का जो देख रहे हैं ना एलडीसी जो रेलवे टेक जो लिखा हुआ है, इसको जो है हटा करके बस अपना नाम चढ़ा दिए, बाकी टाइपिंग सब क्वेश्चन सब सेम लिख करके वो अब सेट चला रहे हैं। किस नाम से चला रहे हैं, तो ये जो चला रहे हैं दीपा मैम, ठीक है, दीपा दीपा मैम, दीपा मैम, ठीक है, दीपा मैम के नाम से सेट चल रहा है, ठीक है ना, दीपा मैम के नाम से सेट चल रहा है। और हु बहू एकदम केवल ये एलडीसी रेलवे टेक कंप्यूटर से हटा करके और अपना नाम चढ़ा करके बस ये सेट चल रहा है, ठीक है। और अब रहा सवाल कि जिस नंबर से
जिस नंबर से जो है हमसे कांटेक्ट किए थे और सेट लिए थे, वही नंबर उस सेट में दिया गया है, दीपा मैम वाला, ठीक है ना। तो जो भी अगर दीपा मैम वाला सेट जो बनाते होंगे वो देख लेंगे और मेरे सेट से मैच करेंगे, एकदम सेम टू सेम हूबहू होगा, ठीक है। तो ऐसी जगह आप लोग जुड़िए जहां पर मतलब कि सब कुछ कंप्लीट हो, कंफ्यूज से लेकर के हर समस्या आपका सॉल्व हो, वहां आप लोग जुड़िए, ठीक है। तो अगर 406 रोल नंबर मनीष जी अगर देख रहे होंगे वीडियो, उनके तक पहुंचे तो आप अपना सेट चलाइए, लेकिन उसको टाइपिंग कीजिए, हूबहू आप नहीं चलाइए, ठीक है। और ये चीज तो एक प्रकार का धोखा है, इस तरह आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं अपने वीडियो को ही समाप्त करूंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और नए होंगे तो 100% सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।